नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट वर्ड्स ग्रेट लिटरेचर में। मैं हूं आपका कहानी वाला लड़का सिद्धांत। इस पॉडकास्ट में आप सुनते हैं दुनिया भर के महान राइटर्स की कल्पना और कलम से निकली कुछ खूबसूरत, रोचक, रोमांचक, कभी दिल को छूने वाली तो कभी सिरहन पैदा करने वाली अमर कहानियां और हल्का सा राबता राइटर के साथ में। चलिए देखते हैं क्या है हमारे आज के पिटारे में। आज मैं जिस भारतीय लेखक की कहानी लाया हूं वो भारत के अंग्रेजी साहित्य के आरंभिक युग के सबसे प्रमुख नामों में से हैं। ये हैं रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, जिन्हें हम आर के नारायण के नाम से जानते हैं। नारायण का जन्म 1906 में मद्रास में यानी आज के चेन्नई में हुआ था और अपने 94 साल के जीवन काल में उन्होंने लगभग एक पूरी शताब्दी को अपनी लेखनी से अमूल्य साहित्यिक योगदान दिया। उन्होंने 1930 में अपना पहला उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स लिखा और फिर 30 से भी अधिक उपन्यास लिखे, जिनमें से द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द वेंडर ऑफ स्वीट्स इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं। उनके कई उपन्यासों पर तो फिल्म भी बन चुकी है। विजय आनंद की फिल्म गाइड के नाम से शायद आप परिचित होंगे। ये फिल्म नारायण के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है और इसमें वहीदा रहमान और देवानंद ने लीड कैरेक्टर्स निभाए थे और इसके सदाबहार गाने तो बहुत लोकप्रिय हुए ही फिल्म ने अनेक पुरस्कार भी जीते। ये अलग बात है कि नारायण को अपने उपन्यास का फिल्मी एडेप्टेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने बाद में इस पर मिसगाइडेड गाइड यानी भटका हुआ गाइड नामक एक लेख भी लिखा। नारायण ने कई कथा संकलन भी लिखे, जिनमें से मालगुडी डेज, अ हॉर्स एंड टू गोट्स आदि बहुत लोकप्रिय हुए। उनकी लेखनी की सरलता और हास्य मिश्रित कोमल व्यंग दिल जीत लेता है। उनकी रचनाएं समाज का सटीक चित्रण देती हैं और मानव मन की गहराइयों पर प्रकाश डालती हैं। नारायण की कई कहानियों को दूरदर्शन टीवी सीरियल मालगुडी डेज ने घर घर तक पहुंचाया और अमर कर दिया। मालगुडी दक्षिण भारत में एक छोटा सा शहर है जो नारायण ने अपने कल्पना से रचा है और अपनी कहानियों में बखूबी सजीव किया है। नारायण ने कथा साहित्य नहीं बल्कि नॉन फिक्शन भी लिखे हैं। उन्होंने कंबन रामायण और महाभारत का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि साहित्यिक जगत का इतना नामी व्यक्ति कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में पहली बार सफल नहीं हो पाया था और तो और कॉलेज की डिग्री में भी उन्होंने 1 साल अधिक लगाया था। आगे चलकर इसी छात्र को देश विदेश से अनेक पुरस्कार मिले, जैसे साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, AC बेंसन मेडल और न जाने कितने, और कई बार तो नोबेल के लिए भी नॉमिनेट हुए। वो राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं और इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बदलने में स्कूल में बच्चों की क्रिएटिविटी को सहेजने के लिए खासा जोर दिया। कर्नाटक में मैसूर में उनके घर को, जहां उन्होंने बहुत वक्त बिताया, उसे एक म्यूजियम बना दिया गया है। कभी मैसूर जाना हो तो इस ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर के बहुत खूबसूरत मैसूर पैलेस जरूर जाएं और साथ ही साथ इस शब्दों के राजा का महल यानी आर के नारायण म्यूजियम भी जरूर जाएं। और हाँ, रास्ते में उनकी कोई कहानी पढ़ते हुए जाएं या ये पॉडकास्ट को ही सुनते हुए जाएं। तो आज सुनते हैं आर के नारायण की लिखी हुई कहानी द मिसिंग मेल का हिंदी अनुवाद। एक रुकी हुई चिट्ठी। डाकिया थरप्पा विनायक मुदाली स्ट्रीट और उसकी 4 गलियों में चिट्ठियां बांटने का काम करता था, लेकिन इतने काम में ही उसे 6 घंटे लगते और इसके बाद मार्केट रोड स्थित मुख्य डाकखाने में वो हिसाब देने वापस लौट जाता था। वो जिस किसी को डाक वगैरह बांटता उन सबके साथ घुल मिलकर बातचीत करता था। कभी स्ट्रीट के 13 नंबर मकान में जो आदमी रहता था वो अक्सर आधे रास्ते तक आकर पूछता कि क्या मेरी कोई चिट्ठी है। थनप्पा उसे तब से देखता आ रहा था जब वो युवक था और घर के बाहर सड़क के किनारे बनी पटरी पर अब भी, जब उसके बाल सफेद हो चले थे। वो वर्क पहेली भरकर भेजने से मिलने वाले पुरस्कार की प्रतीक्षा में आज भी उसका इंतजार करता रहता था। अभी इनाम नहीं आया, डाकिया रोज यही कहता, लेकिन निराश मत होना, कभी ना कभी जरूर आएगा। किसी दूसरे से वो कहता, इस बार तुम्हारा पैसा आने में देर हो रही लगता है। हैदराबाद से तुम्हारे बेटे की चिट्ठी, मैडम जी फिर आ रही हैं क्या? अब उसके कितने बच्चे हैं? मुझे नहीं पता था
कि तुमने मद्रास में इस जॉब के लिए अर्जी भेजी है? बता देते तो अच्छा होता। खैर, मैं जब तुम्हारा नियुक्ति पत्र लाऊंगा तब तुमसे नारियल की खीर जरूर खाऊंगा। इस तरह बातें करता वो धीरे धीरे आगे बढ़ता, कहीं कहीं आधा घंटा भी ठहरता। खास तौर पर जब किसी का मनी ऑर्डर आता तो उसके पास जमकर बैठ जाता, और ये रुपया किस किस काम में खर्च किया जाएगा ये सब जाने बिना ना उठता। मौसम ज्यादा गर्म होता तो किसी के भी यहाँ छाछ का गिलास पीने रुक जाता और आराम से खा पी कर ही उठता। मोहल्ले के सब लोग उसे चाहते थे, क्योंकि वो सबकी आशाओं, आकांक्षाओं और क्रियाकलापों का भागीदार बन चुका था। इन सब संबंधों में वो सबसे ज्यादा घनिष्ठ 10 विनायक मुदाली स्ट्रीट के रामानुजम के साथ हो गया था। ये रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस में क्लर्क थे और एक पीढ़ी से थनप्पा इस पते पर चिट्ठियां पहुंचाता रहा था। बहुत साल पहले रामानुजम से उसका परिचय हुआ था। उसकी पत्नी गांव गई हुई थी और रामानुजम के लिए उसका पत्र आया था। थनप्पा ने मुहर लगाते वक्त ये कार्ड देखा और बांटने के लिए रवाना होते समय सबसे पहले इसी पते पर पहुंचा, जबकि इससे पहले करीब 150 खत उसे बांटने थे। वो सीधा रामानुजम के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाकर जोर से आवाज लगाई, पोस्टमैन। रामानुजम ने दरवाजा खोला तो बोला, चिट्ठी मैं बाद में दूंगा, पहले मिठाई खिलाइए। आप पिता बन गए हैं, सालों की प्रार्थना पूजा के बाद लड़की हुई है, लड़की। कामाक्षी, कितना सुंदर नाम रखा है। वर्षों बाद लंबी शर्मीली इस लड़की कामाक्षी से वो कह रहा था, बेटी अपनी फोटो तैयार रखना, शर्माओ मत, तुम्हारे बाबा की चिट्ठी आई है, तुम्हारा फोटो मांगा है, इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी होगी क्योंकि। फिर रामानुजम को चिट्ठी पकड़ाते हुए उसने कहा, अब पिताजी अक्सर चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है ना? और तब तक वो वहीं रुका जब तक चिट्ठी का पूरा मजमून नहीं जान लिया। चिट्ठी पढ़कर रामानुजम कुछ परेशान नजर आए। डाकिया पूछने लगा, खबर तो अच्छी है ना? वह बरामदे में लगे खंबे का सहारा लेकर खड़ा हो गया, थैला नीचे रख दिया। रामानुजम कहने लगे, मेरे ससुर जी सोचते हैं कि बेटी के लिए दूल्हे की तलाश में मैं पीछे पड़ रहा हूँ। उन्होंने खुद 1-2 जगह कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। वो सोचते हैं कि मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा। अरे बुजुर्ग लोग जरा ज्यादा ही चिंता करते हैं, डाकिये ने कहा। इस पर रामानुजम ने बताया, बात यह है कि उन्होंने लड़की की शादी के लिए 10,000 रुपये रख छोड़ा है और चाहते हैं कि जल्द से जल्द पति ढूंढ लिया जाए, लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। डाकिया ने हाँ में हाँ मिलाई, कहा, आप ठीक कहते हैं, जब तक वक्त नहीं आता कुछ नहीं किया जा सकता। महीनों तक डाकिया चिट्ठियां पहुंचाता रहा और खबर का इंतजार करता रहा। वही पुरानी खबर है थनप्पा, कुंडलियां नहीं मिल पा रही हैं, उनकी मांग बहुत ज्यादा है, उन्हें लड़की पसंद नहीं आ रही। पसंद नहीं? अरे लड़की तो राजकुमारी लगती है, मुझे तो ये लोग अंधे लगते हैं, थनप्पा गुस्से से कहता। शादी के दिन खत्म हो जाएंगे, 3 ही मुहूर्त बचे हैं। आखिरी मुहूर्त 20 मई का है। लड़की बहुत जल्द 17 बरस की हो जाएगी। बाबा की चिट्ठियां तीखी होती जा रही थी। रामानुजम ने सब कोशिशें कर ली थी और सभी में निराशा हाथ लगी थी। वो असहाय लग रहे थे। बोले, थनप्पा लगता है मेरे लिए कहीं भी कोई दामाद नहीं है। अरे ऐसी अशुभ बात मत कीजिए, डाकिये ने धीरज बनाते हुए कहा। ईश्वर अब कुछ जरूर करेगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा, एक लड़का है दिल्ली में, 2,000 रुपये कमाता है। टेपल स्ट्रीट के माकुंदा की उस पर नजर थी। माकुंदा और आपकी जाति भी शायद एक ही है। हाँ, वो कई महीने से बात चला रहे हैं। 100 के करीब चिट्ठियां आई गई होंगी, लेकिन मुझे निश्चित पता है कि बात टूट चुकी है। कुछ पैसे पर मामला अटक गया है। उन्होंने पोस्ट कार्ड पर अपनी आखिरी मांग रख दी है, जिससे ये लोग बहुत गुस्सा हैं। ये पोस्ट कार्ड ही अपमान के हथियार बन गए हैं। अब तो बहुत सी जरूरी बातें भी पिक्चर पोस्ट कार्डों पर लिखकर भेज दी जाती हैं। 2 साल पहले जब राजप्पा अमेरिका गया था, तब वो अपने बेटों को हर हफ्ते पिक्चर पोस्ट कार्डों पर ही चिट्ठियां भेजता रहता था। इसके बाद वो कहने लगा, मैं माकुंदा से लड़के की कुंडली मांग लाऊंगा, देखते हैं। और दूसरे दिन वो कुंडली लेकर आ भी गया। बोला, लड़के के माँ बाप भी दिल्ली में ही हैं, आप उन्हें तुरंत लिख दीजिए, अब वक्त बेकार करना ठीक नहीं है। रामानुजम के परिवार में आशा की किरण चमक उठी। मुझे अभी 100 चिट्ठियां बांटनी हैं, लेकिन इस पर दिल्ली की मोहर देखकर मैं पहले यहीं चला आया। खोलिए और बताइए क्या लिखा है। वो उत्सुकता से कांप रहा था। इतनी जल्दी जवाब दिया है?
तो उन्हें फोटो पसंद आ गया, किसे नहीं आएगा। एक दिन वो कहने लगा, रोज एक खत आ रहा है, सोचता हूँ कामाक्षी की शादी होने तक छुट्टी ले लूं। तुम तो यूं कह रहे हो मानो शादी कल ही होनी है। अभी पता नहीं कितनी मुश्किलें आएंगी। फोटो पसंद आना ही तो सब कुछ नहीं होता। परिवार के लोग एक गंभीर समस्या से उलझ रहे थे। रामानुजम लड़की को लेकर क्या मद्रास जाए, जहां लड़के के माँ बाप 2-1 दिन के लिए आ जाएंगे। इस बात पर जबरदस्त मतभेद था। रामानुजम, उसकी माँ और पत्नी किसी के इस पर निश्चिंत विचार नहीं थे, लेकिन सभी एक दूसरे का जबरदस्त विरोध कर रहे थे। अगर हम लड़की को इस तरह दिखाते फिरेंगे तो शहर के सब लोग हम पर हंसेंगे, पत्नी जोर देकर कह रही थी। कैसे अजीब ख्याल है। अगर हम इन पुराने ख्यालों पर डटे रहेंगे तो जिंदगी भर दामाद की सूरत देखने को नहीं मिलेगी। जरूरत पड़े तो हमें लड़की दिल्ली ले जाकर भी दिखा देनी चाहिए। पति ने चिल्लाकर कहा, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी हो करो, फिर मुझसे राय लेने की क्या जरूरत है। पत्नी ने चिढ़कर जवाब ठोका। गुस्से की गर्मा गर्मी में कोई फैसला होता नजर नहीं आ रहा था। शाम को डाकिया सब कुछ निपटाकर यहाँ आ जाता और सोच विचार में शामिल होता। वो बोला, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपके लिए तीसरा आदमी हूं, लेकिन मेरा कहना यही है कि फौरन गाड़ी पकड़कर मद्रास चले जाइए। जो बात साल भर की चिट्ठी पत्री से नहीं बनती, वो सामने बैठकर घंटे भर में तय हो जाती है, उसकी बात मान ली जाती है। फिर कुछ दिन बाद, आपके लिए मैडम जी, मद्रास से ये चिट्ठी आई है, आपके पति की लगती है। क्या खबर भेजी है उन्होंने? पत्र हाथ में पकड़ाते हुए थनापा ने कहा। फिर बोला, मेरे पास कुछ रजिस्ट्री चिट्ठियां हैं जो देनी है, मैं उन्हें बांट कर आता हूँ। लौट कर उसने पूछा, दोनों मिल लिए क्या? हाँ, कामाक्षी के पिता ने लिखा है कि वो कामाक्षी को देख चुके हैं और उनकी बातचीत से लगता है कि कामाक्षी उन्हें पसंद आ गई। बढ़िया खबर है ये, मैं अभी जाकर विनायक मंदिर में नारियल चढ़ाता हूँ। लेकिन रामानुजम की पत्नी, जो आधी खुश और आधी परेशान लग रही थी, कहने लगी, एक कठिनाई और है। हम चाहते थे कि शादी अगले महीने करें, जो ज़्यादा शुभ है। इतनी जल्दी सब इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उनका कहना है कि शादी करनी है तो 20 मई से पहले ही हो जानी चाहिए, नहीं तो 3 साल तक शादी नहीं हो सकेगी। लड़का किसी ट्रेनिंग के लिए बाहर चला जाएगा। कुछ दिन बाद डाकिये ने इंश्योरेंस का लिफाफा रामानुजम को थमाते हुए कहा, बाबा अपनी बात के पक्के निकले, उन्होंने पूरी रकम भेज दी है। अब आपको पैसे की कमी नहीं होगी, इंतजाम में लग जाइए। मुझे खुशी है उन्होंने भी रिश्ता पसंद कर लिया है, क्योंकि पैसे से ज्यादा उनके आशीर्वाद की जरूरत है। मेरा ख्याल है उन्होंने अपना आशीर्वाद भी इस खत में भेजा है। हाँ, भेजा है। मेरे ससुर भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं, रामानुजम ने जवाब दिया। मालगुडी कस्बे में 10,000 रुपए की शादी काफी बड़ी बात थी। रामानुजम परेशान थे कि इतने कम समय में सब इंतजाम कैसे किया जा सकेगा, क्योंकि मदद करने वाला कोई भी नहीं था। थानाप्पा ने काम के बाद बचा हुआ सारा समय उनकी सहायता करने में लगा दिया। समय बचाने के लिए दूसरे घरों में बातचीत करना भी उसने एकदम खत्म कर दिया। अब वो खत देते समय किसी का इंतजार नहीं करता, बस खिड़की या दरवाजे से भीतर चिट्ठी फेंककर और एक आवाज चिट्ठी लगाकर आगे बढ़ जाता। अगर कोई उसे रोक कर पूछता, क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों हो, तो वो ये कहकर आगे बढ़ लेता, मुझे 20 मई तक बात ना करने की सुविधा चाहिए। इसके बाद आप जितनी चाहेंगे बात करूंगा, आपके घर में ही डेरा डाल लूंगा। रामानुजम भी भारी तनाव में थे। जैसे जैसे शादी का दिन पास आता जा रहा था, चिंता से उनकी कपकपी बढ़ती जा रही थी। सब काम ठीक ठाक निपट जाना चाहिए, कोई मुश्किल ना खड़ी हो जाए, वो बार बार कहते थे। चिंता मत कीजिए आप, ईश्वर की कृपा से सब काम खुशी खुशी पूरा हो जाएगा। ये जितना पैसा चाहते थे उतना दे ही दिया है, भेंट उपहार भी पकड़ा दिए हैं। ये अच्छे लोग हैं। बात ये नहीं है, ये आखिरी मुहूर्त है। अगर कुछ संकट खड़ा हो गया तो लड़का 3 साल के लिए बाहर चला जाएगा, फिर हम में से कोई भी 3 साल तक तो इंतजार नहीं करेगा। शादी के दिन मुहूर्त के 4 घंटे बाद की बात है। शादी हो चुकी थी और घर में शांति छा गई थी। दिल्ली से आया दूल्हा पंडाल में कुर्सी पर आराम से बैठा था। चंदन और फूलों की खुशबू वातावरण में फैली थी। हवन के घी और सामग्री का धुआं आसमान में तैर रहा था। लोग दूल्हे के इर्द गिर्द बैठे बात कर रहे थे। तभी थैले में चिट्ठियां भरे थानप्पा फाटक पर आ खड़ा हुआ। कई लड़के उसे देखते ही दौड़कर उसके पास पहुंच गए और बोले, किस किस की चिट्ठियां लाए हो? उसने कहा, जिसकी चिट्ठियां हैं उनको मैं अभी देता हूं। वो दूल्हे के पास पहुंचा और बहुत से पत्रों का एक थैला
बड़ी इज्जत से उसे दे दिया। इसमें अनेक लोगों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद हैं आपके लिए। इन सब के साथ मेरी अपनी शुभकामनाएं भी हैं। ये कहते हुए डाकिया बहुत खुश, साथ ही गंभीर नजर आ रहा था। दूल्हे ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया तो डाकिया फिर कहने लगा, हम सबको इस बात का गर्व है कि आप जैसा शानदार दामाद इस घर को मिला है। मैं बेटी कामाक्षी को तब से जानता हूँ जब वो 1 दिन की थी, और तभी से मैं जानता हूँ कि उसे बहुत अच्छा पति प्राप्त होगा। इसके बाद उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दूसरों की चिट्ठियां उन्हें देने और भोजन भंडार में कुछ खाने पीने घर के भीतर चला गया। 10 दिन बाद उसने फिर दरवाजा खटखटाया और कामाक्षी को बुलाकर उसका पहला पत्र उसे सौंपा। अरे, इसमें से तो खुशबू आ रही है। मुझे ये खुशबू तभी आने लगी थी जब 3 स्टेशन पहले ये डाक के डिब्बे में यहाँ आ रहा था। मैंने ऐसे सैकड़ों खत पहुंचाए हैं। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें अपना 10वां खत लिखने के बाद वो तुम्हें आदेश देगा कि सामान बांधो और उसके पास पहुंच जाओ। तब तुम्हारे 2 पंख उगाएंगे और उसी दिन तुम उड़कर उसके पास पहुंच जाओ कि इस सड़क और थनप्पा सभी को भूलकर। है ना यही बात? कामाक्षी शर्म से लाल होती उसके हाथ से पत्र लेकर पढ़ने के लिए घर के भीतर घुस गई। डाकिया बोला, मेरा ख्याल है कि खत में क्या लिखा है ये जानने के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फिर एक छुट्टी के दिन जब उसे विश्वास था कि रामानुजम घर पर ही मिलेंगे, वो जा पहुंचा और उन्हें एक कार्ड पकड़ा दिया। कार्ड देखते ही रामानुजम बोले, बुरी खबर लगती है थनप्पा। मेरे चाचा पिता के भाई सलेम में बहुत बीमार हैं और वो चाहते हैं कि मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊं। एक तार भी है। तार पढ़कर रामानुजम बोले, अरे वो तो गुजर भी गए। और ये कहकर वो बाहर पत्थर पर ही बैठ गए, मानो जान ही निकल गई हो। थनप्पा भी बहुत दुखी लग रहा था। कुछ देर बाद रामानुजम संभले, खड़े हुए और घर में भीतर जाने लगे। थनप्पा ने कहा, 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। मुझे एक माफ़ी मांगनी है। इस कार्ड की तारीख देखिए, 19 मई, यानी करीब 15 दिन पहले का है ये। जी हाँ, और तार भी उसके दूसरे दिन ही आ गया था, यानी शादी के ही दिन। मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन जो होना था हो गया था। मैंने अपने से यही कहा और दोनों को अपने ही पास रख लिया, कहीं इनसे शादी ही न रुक जाए। रामानुजम ने डाकिया को घूर कर देखा और बोले, ये खबर तब मिलती तो मैं शादी को जरूर रोक देता। डाकिया सिर झुकाए खड़ा था। कुछ देर बाद धीरे से बोला, आप चाहें तो मेरी शिकायत कर सकते हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी। ये गंभीर अपराध है। ये कहकर वो सीढ़ियों से उतरा और खत बांटने सड़क की ओर चला। रामानुजम कुछ देर उसे देखते रहे, फिर चिल्लाकर बोले, रुकना। थनप्पा ने घूमकर देखा। रामानुजम कह रहे थे, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मुझे इसी बात का अफसोस है कि तुमने ऐसा किया। मैं आपकी भावनाएं समझता हूं। ये कहता हुआ डाकिया अगले मोड़ से गली के भीतर चला गया। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे पॉडकास्ट को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं सिद्धांत, आपका कहानी वाला लड़का, मिलता हूँ आपको अगले हफ्ते किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अलविदा।